बच्चों को पहली बार स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल क्वालिटी में समझौता नहीं। शास्त्री नगर एच ब्लॉक में है शैमरोक प्राइमरी लिटिल स्टेप्स पीवीएस के सामने। नासिर काज़मी की एक गज़ल है, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर शिक्षा को लेकर, इंटेलेक्चुअल को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर हमेशा सजग और तत्पर रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार भारतीय साहित्य, देश की धरोहर को बचाए रखने के लिए रोजाना खबर की महती भूमिका होती है। हाल ही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कंप्लीट हुआ है। राज्यपाल आई थी, तमाम लोगों को गोल्ड मेडल और पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया। आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में, जहां पे हम उन शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो तमाम चीज़ों को, तमाम संघर्षों को पार करते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पीएचडी, उर्दू विभाग से पीएचडी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उर्दू को लेकर, पीएचडी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो युवाओं को प्रेरित करे, उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश फरीद जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। हाल ही में राज्यपाल ने, आनंदीबेन पटेल ने इन्हें पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया है। सर, कैसा महसूस करते हैं? देखिएगा, जब इतनी मेहनत की जाती है और अवार्ड मिलता है तो यकीनन खुशी होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद था पीएचडी की डिग्री अवार्ड मुझे हो, तो अल्लाह ने वो दिन दिखाए और पीएचडी मुझे गवर्नर, हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल मोहतरमा के हाथों, उनके सामने मुझे वो डिग्री दी गई। तो यकीनन बहुत खुशी मुझे हो रही है। बिल्कुल, लगातार हम बातचीत सिलसिला लगातार जारी रखेंगे और हम आज वॉक इन इंटरव्यू करेंगे आपके साथ और बताएंगे युवाओं को कि आखिर किस तरीके से वो खुद को मोटिवेट करें। लोगों को लगता है कि इंग्लिश के ज़माने में हम हिंदी और उर्दू पढ़ के कहीं पिछड़ तो नहीं रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर युवाओं के अंदर एक डर की भावना आती जा रही है कि उर्दू पढ़ के क्या नौकरी मिलेगी, हिंदी पढ़ के क्या नौकरी मिलेगी। लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर को समेटे हुए उर्दू हमारी ज़ुबान है, जो हिंदी और उर्दू दोनों भाई की तरह हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके से उर्दू डिपार्टमेंट पे आपका आना हुआ, पहले एजुकेशन आपने क्या किया? मैंने यहीं से एमए, एमफिल और अब पीएचडी मैंने की है। एक किताब नासिर काज़मी की गज़लिया शायरी पर मेरी आई है और रिसेंटली मैंने पीएचडी की डिग्री यहाँ से हासिल की है। आप कोई अपनी बात कोई अच्छी सी शेर से शुरू कीजिए। नासिर काज़मी की एक गज़ल है, नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कितनी अच्छी बातें हैं कि जिसके लिए सजना संवरना था, जिसके लिए सजना है वही शहर छोड़ के, या जिसको देखना है वही देखने वाला कोई नहीं है। सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही। हम यहीं से बात की शुरुआत करते हैं कि क्या उर्दू को, हिंदी को पढ़ के बाहर जाके कोई हमें देखने वाला मिलेगा? आप ही देखिएगा, उर्दू और हिंदी दोनों की दोनों बहनें हैं और दुल्हन की दो आंखों की मानिंद ये ज़ुबानें कही जाती हैं। एक दूसरे से गहरा रिश्ता इसका है और हिंदुस्तान की तहज़ीब को बनाने में, संवारने में इन दोनों ज़ुबानों का अहम तरीन हिस्सा रहा है। बहुत अच्छी बात। हिंदी उर्दू को, जैसे आपने बात कही कि यहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद कितने स्टूडेंट्स को तरक्की मिलती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये दोनों ही ज़ुबानें, क्योंकि मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ तो ज़्यादा बात मैं उर्दू की करना चाहूँगा। उर्दू के तालिब इल्म यहाँ पर जिन लोगों ने भी पीएचडी की डिग्री हासिल की है, वो कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो जॉबलेस हो। बहुत अच्छी जॉब पर वो सब गए हैं। डॉक्टर नवेद हैं जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। एक चांदनी अब्बासी हैं जो हस्तिनापुर के कॉलेज के अंदर लेक्चरर हुई हैं। इसी तरह एक रज़िया है जो एक ऑडिटर हैं नगर निगम गाज़ियाबाद
के अंदर, तो कोई भी ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर नज़र नहीं आते जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की हो और वो घर बैठे हुए हों। तो ये इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। उर्दू ज़ुबान दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, फलती फूलती जा रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि उस ज़ुबान के अखबारात, जराइद उस वक्त में कितने निकल रहे हैं और पहले कितने निकलते थे। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो उर्दू ज़ुबान के अंदर किताबें, अखबार और रसाइल जितने प्रकाशित हो रहे हैं वो इससे पहले के दौर से बहुत ज़्यादा तादाद में ये प्रकाशित हो रहे हैं। और इसको किसी मज़हब से जोड़कर जो अक्सर बात कही जाती है वो बिल्कुल सिरे से खारिज है बात ये, और समझ नहीं आता किन लोगों ने इसको मज़हब से जोड़कर देख लिया। हम देखते हैं हिंदी ज़ुबान के अंदर उर्दू के बहुत बड़े बड़े नाम, मुस्लिम नाम हिंदी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। मेरठ से ही एक नाम अज़हर इकबाल है जिनकी शायरी पूरी दुनिया में, मेरठ के वो रहने वाले हैं और हिंदी की कविताओं से उन्होंने पूरी दुनिया में मेरठ का नाम रोशन किया हुआ है और वो एक प्रसिद्ध कवि के तौर पर जाने जाते हैं। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, समझो अगर तुम प्रेम का सार, खुल जाएंगे मोक्ष के द्वार। समझो अगर तुम प्रेम का सार, खुल जाएंगे मोक्ष के द्वार। साथ तुम्हारा क्या छूटा, छूट गया जैसे संसार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लगातार हम फरीद जी से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। चलते हुए बात करेंगे, आपके युवाओं के लिए बात करेंगे, डिपार्टमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि डिपार्टमेंट में आपने एमए करने के बाद आपने पीएचडी करने की कैसे सोची? देखिएगा कि कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी ज़ुबान का तो वो चाहता है कि हायर एजुकेशन वो हासिल करे, और अगर वो नहीं करता तो ड्रॉप आउट कहलाएगा। वो ड्रॉप आउट 6th या 8th क्लास की पढ़ाई छोड़ने के बाद ही नहीं कहलाता, बल्कि मेरे ख्याल से जहाँ तक उसकी मंजिल है वो नहीं पहुँचता उस मंजिल तक, तो वो ड्रॉप आउट ही कहलाएंगे। तो सबकी ये कोशिश रहती है कि एमए के बाद वो किसी तरह पीएचडी की डिग्री हासिल करे, और आजकल पीएचडी की डिग्री हासिल करना स्टूडेंट्स का ख्वाब हो गया है। इतने सारे स्टूडेंट्स पीएचडी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन सीट्स बहुत कम होने की वजह से, क्योंकि हम मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ कॉलेज मेरठ में उर्दू की एक भी परमानेंट सीट न होने की वजह से वहाँ से पीएचडी स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। यही हालत इस्माइल डिग्री कॉलेज की है। तो यहाँ सिर्फ प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब हैं जिनके अंडर हमने पीएचडी की। यहाँ कितने ऐसे प्रोफेसर हैं जिनके अंडर में पीएचडी कर सकते हैं? यहाँ सिर्फ प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी हैं जिनके अंडर पीएचडी की जा सकती है। अच्छा। और अभी 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी जो कन्वोकेशन था उसमें डिग्री हासिल की पीएचडी की। तो ये कितने लोग हैं उनके अंडर में? जमशेदपुर जी की एक बार में कितने पीएचडी करा सकते हैं? 8 स्टूडेंट्स उनके अंडर पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा। और 4 स्टूडेंट्स ने अभी पीएचडी कंप्लीट की है अपनी। तो कुछ सीट्स खाली हुई हैं जिनको अभी मेरे ख्याल से पूरा किया जाएगा। बिल्कुल। लगातार एक चीज़ और बताइए, किस तरीके से हम कुछ चलते हुए बात कर लेते हैं, किस तरीके से हिंदी और उर्दू, हम उर्दू की बात कर रहे हैं, तो क्या चुनौतियां रहती हैं उर्दू में पीएचडी करने, क्योंकि हर बिल्कुल आखिरी पड़ाव है एजुकेशन का, तो क्या चुनौतियां रहती हैं पीएचडी करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात टफ क्या रहता है, क्या चुनौतियां रहती हैं कि इसमें पीएचडी करना आसान है या टफ है? सबसे बड़ी बात तो यही होती है काउंसलिंग की, क्योंकि शुरू से ही जब किसी लैंग्वेज को लेकर ये कह दिया जाए कि यहाँ पर तरक्की के चांसेस बहुत कम है, तो स्टूडेंट्स उसको बहुत हल्के में लेता है और सोचता है कि यहाँ पर हमारी तरक्की के रास्ते कम हैं। अगर शुरू से ही बताया जाए उनको कि हिंदी हो या उर्दू हो, इन यहाँ से पीएचडी अगर ठीक से की जाए और जो जॉब हासिल करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे नेट जेआरएफ क्वालिफाई अगर होता है, या आपकी कुछ किताबें प्रकाशित हो, या आपने उस कोर्स को उस तरीके से पढ़ा हो, तो मुझे नहीं लगता कि पीएचडी हासिल करने के बाद, पीएचडी की डिग्री लेने के बाद किसी भी स्टूडेंट को हिंदी या उर्दू लैंग्वेज के अंदर परेशानी आती होगी। हमें कोई स्टूडेंट ऐसा नज़र नहीं आते जिनके अंदर टैलेंट हो, जिनके अंदर स्किल्स हों और वो घर बैठे हुए हों। तो क्या कहते हैं, इंट्रेंस टेस्ट के बाद एडमिशन होता है, फिर कोर्स वर्क होता है नए यूजीसी पैटर्न से, तो आप जब यहाँ पे पीएचडी करने आए तो कितने साल लगे और क्या चुनौतियाँ आपने? देखिएगा, मिनिमम जो बच्चों को नहीं फेस करना है, कुछ गलतियाँ आपसे हुई होंगी। जी, मिनिमम टाइम 3 साल का इसमें होता है। तो और
मैक्सिमम 5 साल का यूनिवर्सिटी टाइम देती है। तो मेरा तो 3 साल के अंदर ही पीएचडी कंप्लीट हुई है। तो इसमें यही होना चाहिए कि जैसे एमए से ही, एमए का फर्स्ट ईयर है तो उसी से ही आदमी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ग्रेजुएशन से ही आदमी को अपना एक मकसद बना लेना चाहिए कि मुझे पीएचडी तक पहुँचना है और मुझे प्रोफेसर, अगर उसकी ख्वाहिश है प्रोफेसर बनने की, तो वहीं से वो कोर्स को डीपली पढ़े। जो उसकी बुनियादें हैं वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। आगे चलकर उसको नेट जेआरएफ अगर वो क्वालिफाई करना है तो वो ग्रेजुएशन या एमए पीजी लेवल से ही उसमें सिलेबस में आता है। तो अपनी पकड़ अगर वो ग्रेजुएशन से ही बनाकर रखेगा तो उसको किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। और बीच बीच में वो अपने जो आर्टिकल से जितना पढ़ता रहे जिस भी सब्जेक्ट में, तो जितना पढ़ता रहे वो उसको प्रकाशित भी होते रहना चाहिए। इससे भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो एक चीज़ और, मैं इधर चलते हैं, एक चीज़ और, जैसे कि आपने एक अच्छी बातें कही कि तमाम जानकारी होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि पीएचडी के बाद, जैसे आपने पीएचडी किया, तो क्या लगता है कि संभावनाएं कितनी हैं? देखिए कि संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। असल में सिर्फ हम एजुकेशन फील्ड की ही नहीं बल्कि यहाँ से डिग्रियाँ हासिल करने के बाद जर्नलिज्म में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्योंकि ज़ुबान का उर्दू से ज़ुबान और तलफ़ुज़ बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं। और अगर न्यूज़ रीडर के तौर पर हम देखें तो वहाँ पर ज़ुबान का सही होना एक बहुत बड़े मायने रखता है। उर्दू ज़ुबान बोलने का तरीक़ा, सलीक़ा सिखाती है। तो सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं बल्कि इसके बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर तरक्की की जा सकती है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो पीएचडी के बाद अगर नेट जेआरएफ कोई क्वालिफ़ाई करता है और बाकायदा टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं, 2009 के बाद जो प्रक्रिया है कि जो पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है, तो नेट की तो वैल्यू ख़त्म हो गई। नहीं, नेट की अपनी एक वैल्यू है। नेट को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आपकी एबिलिटी के बारे में सवाल होता है कि आपने क्या क्या किया हुआ है, कितनी किताबें आपकी प्रकाशित हुई हैं, उन सब के नंबर्स होते हैं, कितने आपके आर्टिकल्स पब्लिश्ड हो चुके हैं, ये सब मायने रखते हैं। अपने नेट हैं आप, ये तो मायने रखता है। सिर्फ पीएचडी होना काफ़ी नहीं होता, जितनी भी अपने अंदर खूबियाँ हों वो तो करनी चाहिए सबको पूरी। फरीदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे पूछे कि अब आगे आप क्या करेंगे और क्या युवाओं को संदेश देंगे, बहुत संक्षिप्त, और जब समापन करें तो एक इतना बढ़िया शेर से करें कि हमारे चैनल के जितने भी दर्शक हैं और आपको चाहने वाले खुश हो जाएं। शायरी की आपने बात की तो इत्तफाक कही है कि नासिर काज़मी एक जदीद दौर के बड़े शायर हुए हैं। 1925 में उनकी पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ था, और दिसंबर के महीने में ही वो 8 दिसंबर को पैदा हुए थे। तो शायरी की आपने बात की तो बहुत रोमांटिक, मेरी पोइट्री का मेरा टॉपिक भी नासिर काज़मी की रोमांटिक शायरी थी। तो क्योंकि दिसंबर का महीना भी रोमांटिसिज्म से जोड़कर देखा जाता है, जितने भी साहित्यिक प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादातर कोशिशें होती हैं कि इस महीने में कराए जाए। तो नासिर काज़मी की पूरी जो शायरी है वो रोमांटिसिज्म पर आधारित है। नासिर काज़मी की ये गज़ल, पत्थर का वो शहर भी क्या था, पत्थर का वो शहर भी क्या था, शहर के नीचे शहर बसा था। पत्थर का वो शहर भी क्या था, शहर के नीचे शहर बसा था। पेड़ भी पत्थर, फूल भी पत्थर, पत्ता पत्ता पत्थर का था। चांद भी पत्थर, झील भी पत्थर, पानी भी पत्थर लगता था। लोग भी सारे पत्थर के थे, रंग भी उनका पत्थर सा था। पत्थर का एक सांप सुनहरा, काले पत्थर से लिपटा था। पत्थर की अंधी गलियों में मैं तुझे साथ लिए फिरता था। गूंगी वादी गूंज उठती थी जब कोई पत्थर गिरता था। ये नासिर काज़मी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने फरीदी जी ने। और एक चीज़ मैं और जोड़ दूं कि इसीलिए शहरों को कंक्रीट का शहर कहा जाता है। कंक्रीट मतलब पत्थरों का शहर कहा जाता है। धीरे धीरे सभ्यता, संस्कृति, संस्कार शहरों से ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे के हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कंक्रीट का शहर। बहुत अच्छी इन्होंने शेर से आपको बताया कि किस तरीके से पत्थर, जी हाँ, कंक्रीट और पत्थर एक ही चीज़ है। युवाओं को सिर्फ संक्षिप्त में कुछ शब्दों में आप मोटिवेट करें, जो मुस्लिम युवा हैं, हिंदू हैं, कि उर्दू को लेकर, हिंदी को लेकर वो अपने अंदर की इच्छा को मरने ना दें।
देखिएगा आजकल क्या देखा जा रहा है इस जनरेशन में, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के ऊपर कोर्स को थोप देना चाहते हैं। जो उनकी मर्ज़ी होती है पेरेंट्स की, वो बच्चों से वो कराना चाहते हैं। या जीवन में जो उन्होंने नहीं किया वो बच्चों को कराने की कोशिश करते हैं, जबकि बच्चों को आज़ादाना तौर पर सब्जेक्ट चुनने का इख्तियार होना चाहिए। साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो दिलों को जोड़ता है, जो समाज को बनाने में शुरू से अपना अहम किरदार अदा करता आ रहा है। तो साहित्यकार भी समाज के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, समाज के विकास में, समाज को बनाने में। और आजकल जो हम देख रहे हैं जिस मोहब्बत की, जिससे हमारा हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में है, वो उसमें साहित्य एक अहम किरदार अदा करता है। आपने संदेश देने की बात कही है, भाषाएं कोई भी हो, ख़ास तौर से आप हिंदी उर्दू की बात कर रहे हैं, इन भाषाओं में जो साहित्य लिखा जा रहा है हमेशा से प्रेम मोहब्बत का पैगाम देता आ रहा है, आपस में जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करने का पैगाम देता आ रहा है। मेरे अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आपस में मोहब्बतें बढ़ाएं, आपस में एक दूसरे की सभ्यताओं को, एक दूसरे की तहज़ीबों को समझें, एक दूसरे को त्योहारों को साझा करें, एक दूसरे की मुश्किलों को समझें, एक दूसरे के करीब आएँ। यही साहित्य का संदेश होता है और यही हमारी तहज़ीब है जो पूरी दुनिया में हमें, हमारे देश को उन्नति के शिखर पर ले जाता है, जिससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम आज जाना जाता है। वो यहाँ की तहज़ीब है और वो यही हिंदू मुस्लिम की जो आपसी भाईचारा है, उसी की ये एक मिसाल है। तो ये थे हमारे साथ उर्दू के रिसर्च स्कॉलर, जी हाँ, पीएचडी की डिग्री से सम्मानित ताबिज़ फरीदी जी। लगातार ताबिज़ फरीदी जी को अब हम डॉक्टर ताबिज़ फरीदी कहेंगे। उर्दू को लेकर, उर्दू जुबान को लेकर, हिंदी को लेकर तमाम बातें बताई। आप हिम्मत मत हारिए, कहीं से भी किसी वक्त किसी भी सब्जेक्ट से आप दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोहरत पा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, बस पढ़ने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए और चमकने का सितारा होना चाहिए। तो ये खबर कैसी लगी, फरीदी जी से मिलकर आप कितना मोटिवेट हुए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू मास लेवल पर दिखाया जाए, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार। Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ।